नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज के इस पॉडकास्ट में मेरे एक रिश्तेदार के साथ घटी हुई बहुत ही भयानक घटना को लेकर के आया हूं। दरअसल ये पूरी घटना मैं काफ़ी समय पहले ही आपको सुनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये घटना मेरे खुद के खास रिश्तेदारों के साथ घटित हुई थी तो मेरे बताने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि हमारी फैमिली भी बड़ी हो गई है और जो स्टोरी सुनाने का काम मैं कर रहा हूं वो अब सभी लोगों को पसंद आने लगा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी भी स्टोरी आपकी YouTube की फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। अक्सर रात के समय सभी लोगों का सफ़र में आना जाना लगा रहता है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है जब बिगड़ते मौसम में भी रात के समय सफ़र करना पड़ता है। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो किसी न किसी वजह से शापित होते हैं। अब जैसे हमारे देश में जितने भी हाईवे और सड़कें होती हैं वह अक्सर गांवों से ही होकर गुजरती हैं, तो उन गांव में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसकी वजह से कुछ भटकती आत्माएं सड़क पर घूमती रहती हैं। अक्सर ट्रक ड्राइवर्स का ऐसी आत्माओं से सामना भी हो जाता है और कई बार आप और हम जैसे साधारण लोगों को भी ऐसी असाधारण चीजें नजर आ ही जाती हैं। तो आज की जो कहानी आप सुनने वाले हैं ये बात है तो करीब 15 बरस पुरानी, लेकिन उस घटना की दहशत से आज भी उस रिश्तेदार और उसके परिवार वाले सदमे में हैं। तो आइए सुनते हैं हम लोग ये हैरतअंगेज और दिल दहला देने वाली भयंकर दास्तान। तो एक बार सभी साथी अपने बारे में कमेंट करके ज़रूर बता दें, और जो साथी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, इस पूरी घटना को मैंने अपने हिसाब से अपने शब्दों में तैयार कर दिया है ताकि आप पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ सकें और उससे जुड़ सकें। नीरज बड़ी देर से आईने के आगे बाल संवारते खड़ा था। अभी वो एक कीमती हेयर ऑयल निकालकर अपने बालों में लगा ही रहा था कि उसका दोस्त विनोद बोल पड़ा, यार हद कर दी तूने तो, बाल संवारने में इतनी देर तो लड़कियां भी नहीं लगाती हैं। पिछले आधे घंटे से बस अपने बालों में कंघी ही किए जा रहा है तू, अब बस भी कर मेरे यार। नीरज ने बड़ी स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्यों जल गया ना मेरे बालों की खूबसूरती देखकर? अरे इतने रेशमी और काले घने बाल हैं मेरे, तो फिर क्यों ना इनकी अच्छे से साज संभाल करूं? विनोद ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ओफो, ऐसा लग रहा है कि तू लड़की देखने नहीं बल्कि किसी फैशन शो में भाग लेने जा रहा है। अब अगर तूने बालों को कंघी करना बंद नहीं किया ना तो फिर मैं इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा, फिर तू अकेले ही जाना अपने लिए लड़की देखने। नीरज कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी मां सरिता एक गिफ्ट पैक ली वहां आई और विनोद को थमाती हुई बोली, बेटा ये गिफ्ट अपने पास संभाल के रख ले, तू इस लापरवाह नीरज को दूंगी तो पता नहीं कहां घुमा देगा। सुन, जब तुम लोग लड़की के घर पहुंचोगे और वहां लड़की के माँ बाप नीरज को कुछ भेंट देंगे, तब ये गिफ्ट पैक तू चुपके से नीरज को देकर कह देना लड़की के हाथ में देने के लिए। अपनी माँ की ये बात सुनते ही नीरज भड़क उठा, क्या माँ, आप तो मुझे अब भी प्ले स्कूल में पढ़ने वाला नन्हा मुन्ना समझती हो? अरे अब मैं 26 साल का हो गया हूं और एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूं, पर मेरे ही घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सब के सब मुझे एकदम बेवकूफ और नाकारा ही समझते हैं। मां उसे समझाती हुई बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू तो बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में तुझसे ऐसी गलती हो जाती है कि फिर तू खुद ही उस गलती की वजह से परेशान हो जाता है। बस इसीलिए मैं समझा रही थी तेरे दोस्त विनोद को, अब तू हमें तो अपने साथ लेकर जा नहीं रहा है लड़की देखने। नीरज चिढ़ते हुए बोला, इसीलिए तो मैं नहीं ले जा रहा हूं आप लोगों को अपने साथ, नहीं तो वहां भी आप लोग मुझे यूं ही नाकारा और बेवकूफ साबित करने में लग जाएंगे। तभी विनोद उसे समझाते हुए शांत करने लगा, ओह यार नीरज, अब तू बेमतलब ही आंटी पर इतना बिगड़ रहा है। अगर यूं चिढ़ेगा तो फिर तेरे चेहरे पर वैसे ही भाव भी दिखेंगे। क्या सोचेगी वो लड़की तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर? इसलिए चल, अब ये बिगड़ना छोड़ और आंटी का आशीर्वाद ले। अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है ना, तो क्या यूं अपनी मां को नाराज करके जाएगा तू? विनोद की बात सुनते ही नीरज तुरंत प्यार से गले लग गया अपनी मॉम के। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मां,
मैं अच्छा दिख रहा हूं ना? ऐश्वर्या मुझे पसंद करेगी ना? माँ कुछ बोल पाती कि नीरज की छोटी बहन नैना वहां आती हुई शरारत से बोली, आप तो काजल का टीका लगा दो माँ आज मेरे भैया को, नहीं तो क्या पता कहीं होने वाली भाभी की नजर न लग जाए। नैना की बात सुनकर नीरज ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, आ गई बंदरियां तू, देख कहीं तू ही ना नजर लगा देना मुझे, चल बंद कर अपनी ये आंखें। नैना का गोरा चेहरा लाल हो गया। गुस्से से वो अपने लंबे खुले बालों को पीछे झटकती हुई मुंह बनाकर बोली, बस बस, वो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं यूं ही तारीफ कर बैठी। ज्यादा आसमान पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम साथ नहीं ले जा रहे हम लोगों को, नहीं तो वहां जाकर ऐसी पोल खोलती तुम्हारी कि सारी की सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह जाती। सरिता ने हंसते हुए बड़े लाड से अपने बेटे नीरज को गले लगाते हुए कहा, मेरा बेटा तो सच में हीरो है, हीरो, इसीलिए तो मैंने इसके लिए अपनी सहेली की बेटी ऐश्वर्या को चुना है। इस शादी से बरसों पुरानी हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। नैना आंखें मटकाकर बोली, तो फिर हम क्यों नहीं जा रहे भैया के साथ आपकी सहेली के यहां? मां ने नीरज के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे मैं और तेरे पापा तो पिछले हफ्ते ही जाकर देख और पसंद कर आए हैं ऐश्वर्या को। तब तेरी परीक्षा चल रही थी इसलिए नहीं लेकर गए थे तुझे अपने साथ। अब तो बस नीरज और ऐश्वर्या को मिलना देखना है एक दूजे को। अगर बात बन गई तो फिर इस रविवार हम सब लोग वहां जाकर शगुन कराएंगे, तब देख लेना तू भी जी भर कर अपनी होने वाली भाभी को। नैना बोली, ओह, इसका मतलब कि अभी एक सप्ताह लगेगा मुझे और अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। आप लोग एक भी फोटो तक नहीं लाए ऐश्वर्या भाभी का, नहीं तो कम से कम मैं फोटो में ही देख लेती उनको। मां ने धीरे से कहा, फोटो तो हम लोग जानबूझकर ही नहीं लाए थे, इस नीरज ने ही तो कहा था कि उसे अपनी होने वाली बीवी को पहले प्रत्यक्ष देखना है। विनोद बोला, अरे अब हम लोग ऐश्वर्या के ढेरों ढेर फोटो खींच ले आएंगे, फिर देख लेना जी भर के। तभी नीरज ने घड़ी देखते हुए कहा, ओह कितनी देर हो गई है, हमें आधा दिन तो यहीं ढल गया। दिल्ली से अभी देहरादून पहुंचने में घंटों लग जाएंगे, ऊपर से कहीं बारिश हो गई तो फिर पहाड़ी रास्ते में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरिता ने तुरंत अपने नौकर रामकिशन को बुलवाकर नीरज और विनोद का सामान गाड़ी में रखवाया और आरती करके दोनों को तिलक लगाकर विदा किया। साथ ही नीरज को एक मोबाइल फोन पकड़ाते हुए नसीहत दी कि वे लोग गाड़ी धीमी चलाएंगे और अगर रास्ते में कहीं भी रुके तो वहां से फोन जरूर करेंगे। नीरज और विनोद ने हामी भरी और गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी जाने कहां से एक बड़ी सी काली बिल्ली अचानक ही गाड़ी के सामने चली आई। उस काली बिल्ली को देखते ही एकदम से नीरज ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और फिर उस बिल्ली को रास्ते से भगाने के लिए वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। लेकिन वो काली बिल्ली तो अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस अपनी पूंछ हिलाती हुई म्याऊ म्याऊ करती वहीं सड़क पर ही गाड़ी के बिल्कुल सामने एकदम जमकर बैठी रही। नीरज झल्लाते हुए अब गाड़ी से नीचे उतरा और उस बिल्ली के पास जाके उसे वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। इतने में घर के दरवाजे पर खड़ी नीरज की माँ और बहन भी भागती हुई नीरज के पास पहुंची। माँ ने जैसे ही गाड़ी के ठीक सामने बैठी उस बड़ी सी काली बिल्ली को देखा तो वो घबरा के बोली, हे भगवान, ये तो बड़ा ही अपशगुन हो गया। गाड़ी के रास्ते में अचानक ही ये मनहूस काली बिल्ली कहां से चली आई। तब तक नैना भी वहां आके सहमी आवाज में बोली, भैया ये तो सचमुच ही बड़ा बुरा शगुन है। मेरी बात मानिए तो आज आप देहरादून जाने का प्लान कैंसिल ही कर दीजिए। नीरज ने चिढ़ते हुए कहा, अरे ये कैसी अनपढ़ गंवार जैसी बातें कर रही है तू। एक मामूली सी काली बिल्ली की वजह से मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। नीरज ने आगे बढ़कर एक झटके से बिल्ली को पैर मार के दूर फेंका और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के वो और विनोद वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। जल्दी ही नीरज की गाड़ी हाईवे पर स्पीड से भागने लगी। शादी के लिए लड़की देखने के ख्याल से नीरज का दिल एकदम मस्ती से भर गया था। कोई 3-4 घंटे बाद नीरज ने गाड़ी एक होटल के पास रोकते हुए कहा, चल यार
थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह कर फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थकान सी हो रही है अब। दोनों गाड़ी पार्क कर अंदर आकर बैठ गए और मनपसंद स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक मंगवाकर आराम से बातों में खो गए। तभी नीरज के जेब में रखे मोबाइल फोन की रिंग बजने लगी। नीरज ने कॉल रिसीव करते हुए झुंझला के कहा, हेलो। ओ माँ, अभी तो कुछ घंटे पहले ही हम लोग निकले ही हैं। अभी तो हम बस दिल्ली से ही बाहर आ पाए हैं और आप कॉल करने लगी। माँ ने परेशान स्वर में कहा, बस बस ज्यादा चिढ़ मत। मैं बोल रही थी कि रात होने पर ड्राइव मत करना, गाड़ी रुक जाना कहीं किसी होटल में। एक तो उस काली बिल्ली की वजह से मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। नीरज बोला, मुझे इतनी तो समझ है ना माँ, मैं कर लूंगा सब मैनेज, जैसे भी सिचुएशन आएगी। तभी विनोद उठते हुए बोला, चल यार, अब शाम ढलने वाली है, चला जाए फिर से। ढलती शाम के साथ दोनों गाड़ी में बैठ के फिर देहरादून की तरफ चल पड़े। मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान काले काले बादलों से भर गया। गाड़ी अब विनोद चला रहा था और उसके बगल में बैठा नीरज मौसम की मस्ती में खोया था कि अचानक ही उसकी नजर सामने पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, विनोद, गाड़ी रोक जल्दी से। विनोद ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाया और बोला, क्या यार, तू तो मुझे मार ही डालेगा एक दिन। क्या हुआ आखिर जो गाड़ी रुकवा दी यूं? नीरज ने रोड के किनारे इशारा किया और उतर पड़ा गाड़ी से। उसके पीछे पीछे विनोद भी गाड़ी से उतर के आ गया। विनोद ने देखा सड़क के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। नीरज जल्दी ने गाड़ी में रखी बोतल से पानी छिटकते हुए आवाज दी, हेलो, उठिए, होश में आइए। कौन हैं आप? विनोद परेशान हो धीमे से बोला, देख, मेरे ख्याल से तो ये कोई पुलिस केस लगता है। हम अगर यहां रहे तो कहीं हम लोग ही किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। नीरज बोला, नहीं यार, यूं सुनसान अंधेरी राह में एक लड़की को यूं अकेले छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं। अगर हम लोग यहां से चले गए और यहां ठंडी बरसाती रात में पड़े हुए इस लड़की की मौत हो गई तो? तभी वो लड़की कुनमुनाती हुई होश में आई और नीरज विनोद को देख घबराकर उठती हुई बोली, कौन कौन है आप लोग? यहां मेरे पास कैसे आए? नीरज ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। लाल रंग की कीमती शिफॉन साड़ी में लिपटा उसका अपूर्व सौंदर्य उस घने अंधेरे में भी मानो बिजली की तरह दमक रहा था। उसके घुंघराले लंबे बाल उड़ते हुए उसके चेहरे के इर्द गिर्द भंवरों की तरह मंडरा रहे थे। बड़ी बड़ी गहरे सागर सी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। नीरज को खामोश देख वो लड़की फिर चिल्लाई, बोलते क्यों नहीं? आप लोग कौन हो? क्या कोई चोर लुटेरे हो? विनोद किसी तरह से बोला, नहीं नहीं, हम लोग कोई चोर बदमाश नहीं हैं। वो हम लोग तो दिल्ली से देहरादून जाने के लिए निकले थे, लेकिन आपको रास्ते में बेहोश देख रुक गए। वो लड़की अब थोड़ी नर्म पड़ती हुई बोली, ओह, मुझे माफ कीजिए, पर आप लोगों को ऐसे अचानक देख के मुझे लगा कि कहीं आप लोग भी उन बदमाश लड़कों के ग्रुप से तो नहीं जो मुझे अकेली देख मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं अपनी गाड़ी में मसूरी जा रही थी, अचानक ही गाड़ी खराब हो गई। मैं उतरकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर ही रही थी, कुछ बदमाश लड़के आ धमके जिप्सी में। मैं उनके डर से अपनी गाड़ी छोड़कर तेजी से भागी और यहां आते ही एक पत्थर से ठोकर लगने से मैं गिरी और बेहोश हो गई। इसी बीच मेरा मोबाइल भी न जाने कहां खो गया। नीरज ने नरम लहजे में कहा, ओह, आपको यदि ऐतराज न हो तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, हम देहरादून जा रहे हैं। लड़की थोड़ी देर सोच में गुम हो गई तो विनोद बोल पड़ा, आप परेशान ना हो, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं यहां से। वो लड़की जल्दी से बोली, आप प्लीज बुरा ना मानिए और इस तरह से इस सुनसान जगह पर मुझे अकेली छोड़कर मत जाइए, मैं चलती हूं आप लोगों के साथ। विनोद ड्राइविंग करने लगा और नीरज उसकी साइड में बैठ गया। वो अनजान लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी के चलने के साथ ही नीरज रिवर्स व्यू मिरर में उस लड़की को निहारते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, हमने तो अब तक आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? लड़की बड़ी ही दिलकश मुस्कान के साथ बोली, मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। नीरज ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आपकी ही तरह, किसी का भी मन मोह सकती है आपकी सुंदरता। तभी विनोद सोचते हुए बोल पड़ा, लेकिन मोहिनी जी,
आप यूं अकेले इतनी दूर सफर पर निकल पड़ी थी? कोई खास वजह? मोहिनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। पहले तो आप ये जी ना लगाएं मेरे नाम के साथ, बहुत अजीब लगता है मुझे। आप लोग सिर्फ मोहिनी कह के बुलाइए ना, वैसे भी मैं बहुत छोटी हूं आप दोनों से। विनोद हंसते हुए बोला। ठीक है तो बताइए मोहिनी, आप क्यों जा रही थी इस खराब मौसम में अकेली इतनी दूर? मोहिनी के चेहरे पर अचानक घाम की परछाइयां उमड़ पड़ी। वो दुखी स्वर में बोली, अकेले कौन सफर करना चाहता है? मैं भी अपनी आंटी और अंकल के साथ ही मसूरी जाने वाली थी, जहां मेरे मम्मी पापा रहते हैं। दरअसल परसों मेरे पापा का जन्मदिन है, हम लोग उसी के लिए जा रहे थे, पर अचानक ही अंकल को कंपनी का जरूरी काम आ गया और वो आज सवेरे ही आंटी के साथ कानपुर के लिए निकल गए। बस फिर इसीलिए मैं अकेली ही चल पड़ी सफर पर। लेकिन रास्ते में ही पता नहीं कैसे गाड़ी खराब हो गई और मैं मुसीबत में फंस गई। विनोद और नीरज दोनों ही बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुन रहे थे, या कहें कि खो से गए थे उसकी मीठी मीठी बातों में। तभी मोहिनी अपनी मोहक आवाज में बोली, आपने मुझसे तो पूछ लिया, पर आप लोग देहरादून क्या घूमने जा रहे हैं? विनोद हंसते हुए बोला, घूमने नहीं, हम तो एक बड़े ही खास काम से जा रहे हैं वहां। तभी उसकी बात काटते हुए नीरज बीच में ही बोला, जी वो हमें घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो बस देहरादून की सुंदर वादियों में कुछ समय बिताने जा रहे हैं। विनोद ने नीरज को थोड़ा हैरत से देखा कि लड़की देखने जाने वाली बात क्यों छुपाई उसने मोहिनी से। अब तक रात बहुत गहरा चुकी थी और मौसम भी तूफानी हो रहा था। बारिश की धार तेज होती जा रही थी। विनोद बोला, अब ऐसे खराब मौसम में और वो भी इतनी रात को गाड़ी ड्राइव करना ठीक नहीं रहेगा। अगले मोड़ पर एक छोटा सा होटल है, मेरा ख्याल है हम आज की रात वहीं रुक जाते हैं, कल सुबह फिर तैयार होकर आगे बढ़ेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना होटल में रात गुजारना? नीरज ने मोहिनी की ओर देखते हुए उससे पूछा, क्या ख्याल है आपका, आज रात रुक जाएं होटल में? मोहिनी ने सहमति जताई। ओह, दरअसल मैं तो खुद ही ये बात कहना चाहती थी। सुबह से सफर करते हुए मुझे भी बहुत थकान सी हो गई है। कुछ ही देर में होटल सूर्या का बोर्ड दिखते ही विनोद ने गाड़ी रोड से उतारकर होटल की ओर मोड़ दी। पार्किंग में 2-3 गाड़ियां ही पार्क थीं और एक दुबला पतला सा दरबान भी मौजूद था, जो गाड़ी पार्क होते ही दौड़ता हुआ आया और सलाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। नीरज ने दरवाजा खोल उतरते हुए उसे सामान निकालने को कहा और खुद पीछे का दरवाजा खोल मोहिनी से उतरने का इसरार करने लगा। आइए मोहिनी जी, होटल आ गया। मोहिनी ने आहिस्ता से अपनी साड़ी का आंचल समेटा और उतर पड़ी। फिर बाहर निकलते ही एक दिलकश अंगड़ाई लेते हुए बोली, उफ, सच में बहुत थकान सी लग रही है। मोहिनी का बेमिसाल हुस्न देख नीरज तो जैसे अपनी पलकें झपकना ही भूल गया। तभी पीछे से विनोद ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, अब क्या रात भर यहीं खड़े रहने का इरादा है तेरा? नीरज थोड़ा सकुचाकर चल पड़ा होटल की ओर। रिसेप्शन में 2 रूम आमने सामने के बुक करवा लिए नीरज ने। मोहिनी ने अपने रूम में जाते हुए कहा, अब मेरे पास तो कोई नाइट ड्रेस और दूसरी चीजें ही नहीं। बैग तो मेरा कार में ही रह गया था और रास्ते में भी कोई दुकान नहीं दिखी जहां से कपड़े लिए जा सकते थे। अब कल सुबह कहीं से भी कपड़े और दूसरी चीजें खरीदनी होगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अभी आप खरीद कर दे देना मुझे, मैं मसूरी पहुंचकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। नीरज का चेहरा तमतमा गया। वो कुछ गुस्से से बोला, अगर आप यूं परायेपन की बातें करेंगी तो फिर कल हमारे साथ आप आना ही मत। मोहिनी ने तुरंत बड़े प्यार से सॉरी कहा और अपने रूम के अंदर चली गई। नीरज के पास एक्स्ट्रा टूथब्रश और नाइट ड्रेस रखे थे, तो उसने सोचा कि इनसे आज रात की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी मोहिनी की, और वो चल पड़ा मोहिनी के रूम की ओर। नीरज ने दरवाजे पर लगी डोरबेल दबानी चाही तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ ही था। वो मोहिनी को पुकारते हुए अंदर चला गया, पर मोहिनी कमरे में नहीं दिखाई दी। नीरज असमंजस में पड़ा बाहर आया और इधर उधर खोजने लगा मोहिनी को। तभी उसकी नजर कॉर्नर में ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी, तो वो फिर मोहिनी को ढूंढते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर टेरेस पर जा पहुंचा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन बादलों की घनी चादर में चांद छुप गया था।
तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं। ढेरों सूखे पत्ते पेड़ों से गिर के टेरेस पर उड़ रहे थे। कुछ पल वहां खड़े रहने के बाद नीरज वहां से वापस जाने ही वाला था कि तभी अचानक ही उसे टेरेस की मुंडेर पर खड़ी मोहिनी दिखाई दे गई। मोहिनी को यूं छत की मुंडेर पर खड़ी देख के नीरज का कलेजा कांप उठा। मोहिनी बिल्कुल मुंडेर के किनारे पर खड़ी थी। तेज हवाओं में उसके खुले हुए लंबे बाल और साड़ी का आंचल लहरा रहा था। घबराए नीरज ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, मोहिनी, क्या कर रही हो तुम छत की मुंडेर पर? नीचे उतरो जल्दी से, नहीं तो तेज हवा के झोंके से नीचे गिर जाओगी। अपनी बात कह नीरज फिर तेजी से मोहिनी की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही नीरज मोहिनी के पास पहुंचा कि मोहिनी ने एकदम से उसे पलट कर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और रक्तिम सुंदर होठों पर इतनी भयानक मुस्कान थी कि नीरज एकदम हक्का बक्का सा अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। शोक के मारे उसके गले से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक ही उसके कंधे पर हाथ मारते हुए विनोद वहां टेरेस पर आके बोला, इस भयानक मौसम में यूं टेरेस पर क्या कर रहा है भाई? क्या छत से कूदकर जान देने का इरादा है? नीरज बुरी तरह चौंक कर विनोद को देखने लगा कि विनोद भी सहम गया। फिर वो घबराई आवाज में बोला, क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? नीरज अब किसी तरह अटकते हुए बोला, वो वहां पर मोहिनी। विनोद हाथ लहराते हुए बोला, अरे मोहिनी ने ही तो मुझे भेजा है तुझे तलाशने को। वो अभी रूम में आई थी कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टूथब्रश और रात में पहनने लायक कुछ कपड़े हों तो उसे दे दें। क्या? नीरज चीख पड़ा। मोहिनी तो यहां टेरेस की मुंडेर पर खड़ी है, वो देख उधर एकदम किनारे पर खड़ी है वो। तभी पीछे से मोहिनी की आवाज आई, ओफो, तुम दोनों यहां टेरेस पर क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे चलो और डिनर का ऑर्डर करो, भूख लग रही है अब तो बहुत। नीरज पलटा तो आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसकी टेरेस के एंट्रेंस गेट पर मोहिनी खड़ी थी। हैरान नीरज अपनी आंखें मसलते हुए बोला, तुम कैसे अचानक ही यहां मेरे पीछे आके खड़ी हो गई? मोहिनी एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। सूने टेरेस में जैसे सैकड़ों घुंघरू बजने लगे। फिर वो बोली, क्या हुआ नीरज जी, इस कदर हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? डिनर के लिए ही तो कहा है मैंने आपको। विनोद ने नीरज का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चल अब नीचे, बहुत हवा खा ली यहां पर तूने, अब जरा नीचे चल के डिनर किया जाए। नीरज जैसे कठपुतली की तरह चल पड़ा। उसका दिलो दिमाग अब भी उसी दृश्य पर अटका था जब मुंडेर पर खड़ी मोहिनी ने पलटकर उसे अंगारे बरसाती आंखों से देखा था। सीढ़ी उतरते नीरज ने एकदम से आगे चल रही मोहिनी को आवाज दी, मोहिनी रुको एक मिनट, कुछ पूछना है तुमसे। मोहिनी एकदम से रुक गई और नीरज के पास आती हुई बोली, क्या बात है, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो तुम तो। और उसने अपना नर्म मखमली हाथ नीरज के माथे पर फिराया। उस नरम मुलायम स्पर्श से नीरज की आंखें जैसे मुंदने लगीं। तभी विनोद की मोबाइल रिंग बज उठी। उसने हेलो कहा तो उधर से सरिता जी बोली, हाँ विनोद बेटा, ये नीरज किधर है? मोबाइल कहाँ है उसका? कब से उसे कॉल लगा रही हूं पर कॉल लग ही नहीं रहा है। विनोद बोला, नीरज तो मेरे ही साथ खड़ा है, लो आप बात करो उससे। विनोद ने नीरज को अपना मोबाइल दे दिया और आगे चल पड़ा वो। नीरज ने जैसे ही हेलो माँ कहा, माँ उस पर बरस पड़ी, क्यों रे, तुझे क्या जरा भी चिंता नहीं मेरी? अब तक कॉल क्यों नहीं किया था तूने, और मोबाइल किधर है तेरा? नीरज कुछ बोलता कि मोहिनी ने नीरज के हाथ से मोबाइल लेकर बंद कर दिया और नीरज से बोली, बस अब ज्यादा बातें नहीं, आराम दो जरा अपने दिमाग को। उसकी आवाज में जैसे मौत का ठंडापन उतर आया था, जिसे सुनते ही नीरज के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने झटके से मोहिनी का हाथ हटाया और तेजी से चल पड़ा, विनोद को पुकारते हुए उसके पीछे पीछे। विनोद रुक तो जरा। नीरज की सहमी हुई पुकार से विनोद के कदम एकदम रुक से गए और वो पीछे पलटकर बोला, क्या हुआ यार, इतना घबराया सा क्यों है तू? नीरज बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए विनोद के करीब पहुंचा और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं लेकिन मेरा सर थोड़ा घूम रहा है, एकदम चक्कर सा आ रहा है मुझे।
तब तक मोहिनी भी उसके करीब आती हुई बोली, ओह हाँ, आप लोगों ने कब से न तो कुछ खाया है और न ही रेस्ट किया है, तो सर तो चकराएगा ही ना। चलिए अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए, आप लोग फिर डिनर कर रेस्ट करते हैं। विनोद के पीछे किसी तरह कदमों को घसीटते हुए नीरज अपने रूम तक पहुंचा और बेड पर जाकर सीधे लेट गया। विनोद ने टोका, यार अब यूं आराम से क्यों पड़ा हुआ है, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, फिर डिनर करते हैं, कितनी रात हो गई है। नीरज ने अनमने ढंग से कहा, जा पहले तू रेडी हो जा, तब तक मैं लेटता हूं कुछ देर। और उसने आंखें बंद कर ली। विनोद टॉवेल लेकर वॉशरूम में चला गया। करीब 10 मिनट बीते होंगे कि नीरज को रूम में आहट सुनाई दी, तो वो आंखें खोलते हुए बोला, ओह विनोद आ गया तू। पर अपनी आंखें खोलते ही नीरज बेतहाशा चीखने लगा, क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर एकदम करीब मोहिनी झुकी हुई थी। उसके घुंघराले स्याह बाल नीचे लटक रहे थे और लाल लाल आंखों में वहशियाना चमक लिए वो अपने होंठों पर जीभ फेर रही थी। नीरज को लगा कि वो अब बस किसी भी पल उसका खून पीने वाली है। नीरज की चीखों से बेपरवाह मोहिनी और भी खूनी नजरों से घूरने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और विनोद टॉवेल पहने ही हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। नीरज की चीखें उसे अंदर तक सुनाई दे रही थी, पर जब वो बाहर निकल कर आया तो देखा कि नीरज बेड पर लेटा हुआ चीखे जा रहा है और मोहिनी हाथों में टॉवेल लिए उसे आश्चर्य से घूरे जा रही थी। विनोद ने उसे झिंझोड़कर होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ नीरज, चीख क्यों रहे हो आखिर तुम। नीरज उठकर बैठ गया। वो फटी फटी आंखों से विनोद को देखने लगा, फिर डरी हुई आवाज में बोला, अभी मोहिनी बिल्कुल मेरे पास थी, उसकी नजरें एकदम खून बरसा रही थी और उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। वो मेरा खून पीने के लिए मचल रही थी। क्या हुआ मेरी नजरों को नीरज जी, मोहिनी ने आगे आकर कहा, तो नीरज की मानो बोलती ही बंद हो गई। मोहिनी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई फिर बोली, कहिए ना नीरज जी, क्या बोल रहे थे मेरी नजरों के बारे में आप। विनोद ने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या यार, तू भी ना अभी मेरा हार्ट फेल करा देता, कोई इतनी जोर से चीखता है भला। और पहले तो ये बता कि इतनी जोर से तू चीखा क्यों था मेरे भाई। मैं कितना घबरा गया था तेरी चीख सुनकर, इसीलिए टॉवेल पहने ही भागते हुए वॉशरूम से बाहर चला आया। मोहिनी भी बोल पड़ी, मैं भी मुंह धोकर आ रही थी रूम से बाहर कि नीरज जी की चीखें सुनाई दी। मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं क्या अनहोनी हो गई। नीरज अब तक एक शब्द नहीं बोल पाया था। विनोद ने उसे जबरदस्ती बेड से उठाकर वॉशरूम भेज दिया। जा यार, जरा ठीक से ठंडे पानी से नहा ले, तब शायद तेरा दिमाग ठीक होगा। तब तक मैं नीचे जाके डिनर का ऑर्डर करता हूं। नीरज धीरे धीरे सुस्त कदमों से वॉशरूम की ओर चल पड़ा। उसने वहां लगे आईने में अपनी सूरत देखी। उफ, कितना थका और डरा हुआ चेहरा लग रहा था उसका। फिर नीरज ने शावर ऑन किया और देर तक नहाते रहा। अभी वो टॉवेल लेकर बदन पहुंच ही रहा था कि वॉशरूम के डोर पर नोक करने की आवाज आई। नीरज झल्लाहट में बोला, आ रहा हूं यार, क्यों बेसब्र हो रहा है तू। और उसने टॉवेल लपेटकर दरवाजा खोल दिया, पर वॉशरूम के बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी नीरज की निगाह सामने फर्श पर गई। पूरे फ्लोर पर उल्टे पैरों के विचित्र से निशान बने दिखे। नीरज मन ही मन कांप उठा। हे भगवान, ये उल्टे पैरों के निशान कैसे और किसके हैं। अगर कोई वॉशरूम का दरवाजा नोक करने आया होगा तो वो सामने से चलकर ही आएगा ना, यूं उल्टे चलकर तो आएगा नहीं। तभी उसके दिमाग में अचानक मां की तस्वीर उभर आई। नीरज ने सोचा, मां से बात करता हूं, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। और वो अपना मोबाइल ढूंढने लगा, पर न तो पॉकेट में न बेड पर, कहीं नहीं मिला उसे उसका मोबाइल। नीरज गुस्से से बड़बड़ाया, ये विनोद भी न जाने कब आएगा, हो सकता है कि मेरा मोबाइल उसी के पास हो। इतने में रूम का दरवाजा खुला तो नीरज चिल्लाया, ओह विनोद, कितनी देर लगा दी तुमने आने में, मेरा मोबाइल क्या तुम्हारे। वो बाकी की बात बोल ही नहीं पाया, क्योंकि दरवाजे पर विनोद नहीं बल्कि मोहिनी खड़ी थी। नीरज उसे देखते ही पीछे हटा तो मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे अरे, यूं डर क्यों रहे आप मुझसे, क्या दीवार पर चलते हुए देख लिया मुझे। और वो फिर से हंसने लगी। नीरज अब पूरी जोर चिल्लाया,
क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? सच सच बताओ। मैं? मोहिनी ने बड़ी अदा से अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा। आप मुझे नहीं जानते? मोहिनी हूं मैं, मोहिनी। और वो फिर बड़े जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगी। नीरज ने विनोद को पुकारा। विनोद, किधर हो भाई? जल्दी आओ यहां, जल्दी। और वो बेड की ओर बढ़ा। तभी विनोद वहां दौड़ता हुआ आया। क्या हो गया यार? अब फिर से क्यों तू मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था? नीरज बस इतना कह सका। प्लीज, मेरा मोबाइल कहां है? बताना मुझे, प्लीज। मुझे अभी के अभी अपनी मां से कॉल पर बात करनी है। विनोद झल्लाया। एक मोबाइल के लिए इस कदर चिल्ला रहा था? तू हद करता है तू भी। और तेरा मोबाइल भला मेरे पास क्यों रहेगा? तभी मोहिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा। उठ नीरज जी, आप भी ना बिल्कुल ही भुलक्कड़ हो। जब हम टेरेस से उतर रहे थे तो आपने ही तो मुझे अपना मोबाइल ऑफ करके दे दिया था। ये लीजिए आपका मोबाइल। और उसने नीरज की ओर मोबाइल बढ़ाया। नीरज की हिम्मत नहीं हुई कि वो मोहिनी के हाथ से मोबाइल ले ले, इसलिए बस धीरे से कहा, ओके, तुम मोबाइल को बेड पर रख दो। विनोद बड़ी हैरत से घूर रहा था नीरज को। फिर बोला, चलो पहले चलकर डिनर कर लें हम। डाइनिंग हॉल में डिनर लग गया है। वैसे भी अब इतनी रात गए किसी को कॉल करना ठीक नहीं, सो रहे होंगे सब घर में। मोहिनी आगे आगे चल रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए नीरज और विनोद उसके पीछे चल रहे थे। विनोद डिनर के बारे में बता रहा था, पर नीरज का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोहिनी के पैरों की ओर लगा था, जिसमें उसने बड़े ही खूबसूरत ब्लैक हाई हिल शूज पहन रखे थे। विनोद ने उसके कंधे पर मारते हुए शरारत से कहा, इतना क्या देख रहा है तू मोहिनी जी के शूज की तरफ? लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तुझे ये लेडीज शूज। मोहिनी पीछे पलटकर हंसती हुई बोली, शूज नहीं विनोद जी, ये मेरे पैरों के बारे में सोच रहे हैं शायद कि वो उल्टे हैं या सीधे। क्यों, सच कहा ना मैंने नीरज जी? विनोद भी हंसते हुए बोला, उल्टे पैर? वो तो डायन या चुड़ैल के होते हैं जी। आप तो अप्सरा हो, अप्सरा, स्वर्ग से उतरी अप्सरा। तब तक डाइनिंग हॉल आ गया और वो तीनों कॉर्नर की एक बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। कुछ ही देर में वेटर उन्हें उनका ऑर्डर किया हुआ डिनर सर्व करने लगा। नीरज ने ग्लास उठाया और पानी पीते हुए मोहिनी के बारे में सोचने लगा। कौन है ये आखिर? तभी उसे एक ख्याल आया और उसने अपने हाथ से पानी से भरा जग जानबूझकर मोहिनी की तरफ ऐसे गिरा दिया कि उसके शूज पूरी तरह से गीले हो गए। ओह, ये क्या है? मेरे तो शूज बुरी तरह से भीग गए। बड़बड़ाती हुई मोहिनी उठ के खड़ी हो गई। विनोद ने उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहा, आप जल्दी से अपने शूज निकालकर पैरों को पोंछ लीजिए, नहीं तो इस मौसम में भीगे शूज पहने रहने से सर्दी लग जाएगी आपको। मोहिनी ने कहा, ओके, लाइए नैपकिन। और दूसरी टेबल के पास जाके वो वहां रखी चेयर पर बैठकर अपने शूज निकालने लगी। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो टकटकी लगाए उधर ही देख रहा था। नीरज की आंखें पल भर के लिए भी उस कॉर्नर से नहीं हट रही थी जिधर बैठकर मोहिनी अपने गीले शूज निकाल रही थी। पल पल नीरज की धड़कन की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। तभी मोहिनी शूज उतारने के लिए झुकी कि अचानक ही लाइट ऑफ हो गई। पूरे हॉल में घुप अंधेरा छा गया। नीरज एकदम डरकर विनोद की चेयर के पास सरक गया। इतने में नीरज को लगा कि जैसे किसी ने कुछ चुभाया है उसके कंधे पर। वो पूरी ताकत से चीख पड़ा, कौन है? जल्दी लाइट ऑन करो, जल्दी। विनोद ने हड़बड़ाकर अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और नीरज को देखते हुए बोला, क्या हुआ यार? क्या आज रात चीखने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा है तेरा? लाइट थोड़ी देर के लिए ही गई होगी, आ जाएगी अभी। नीरज कुछ बोलता कि उसके पीछे से मोहिनी आते हुए बोली, सच में आज तो आप लगता है मुझे डरा डरा कर ही मार डालेंगे। उफ, कितनी जोर से चीख रहे थे आप। तभी लाइट आ गई और हॉल फिर से रोशन हो उठा। नीरज ने देखा कि मोहिनी अपने पैरों में वापस शूज पहन चुकी थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, ऑफ, इतना अच्छा मौका मिला था इस मोहिनी की सच्चाई जानने का, पर अफसोस कि इस लाइट के कारण हाथ से निकल गया। डिनर जैसे तैसे खत्म कर नीरज जल्दी से उठ गया और बोला, अब मैं रूम में जा रहा हूं, बड़ी नींद आ रही है मुझे। विनोद ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या यार, हम लोगों का वेट तो कर 5 मिनट, फिर साथ में चलते हैं ना रूम। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा,
ओह, इतनी जल्दी क्या है आपको सोने की? इतनी सुहावनी बरसाती रात है। चलिए जरा बारिश की फुहारों का मजा लेते हैं। और वो उठकर बाहर की ओर चल पड़ी। विनोद भी पानी पीकर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ। चलना यार, सच में बाहर क्या गजब का नजारा है, चल अब फटाफट। और उसने नीरज का हाथ पकड़कर खींचा। नीरज गुस्से से उबल पड़ा। ओफो, हद कर दी यार तूने तो। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं जा रहा हूं ऊपर रूम में, वहां जाके टीवी देखूंगा, तुम जाओ बाहर। नीरज अपने रूम में आया और टीवी ऑन करके बैठ गया। मन बहलाने के लिए उसने एक म्यूजिक चैनल लगा लिया था। नीरज बेड पर लेट के म्यूजिक सुनने में मग्न हो गया कि अचानक ही एक तेज भयानक सी म्यूजिक बीट गूंजने लगी, जो माहौल में डर का अजीब सा रंग भरने लगी। नीरज ने जैसे ही वो डरावनी धुन सुनी कि एकदम से चौंक कर उठ बैठा। उसने घबराई नजरों से देखा, टीवी स्क्रीन पर एक कब्रिस्तान का सीन चल रहा था। उल्लुओं की डरावनी आवाज के बीच एक खतरनाक चुड़ैल अपनी कब्र से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। नीरज को लगा जैसे टीवी पर दिख रही वो भयंकर चुड़ैल किसी भी पल टीवी स्क्रीन से निकल के उसके पास आके उसका खून चूस लेगी। वो डर से थर-थर कांपने लगा। तभी अचानक ही नीरज की निगाहें उस खतरनाक चुड़ैल के कंधे पर गई। वो ये देख के डर के मारे सिहर उठा कि उस चुड़ैल के कंधे पर वही काली बिल्ली बैठी हुई थी, जिसे नीरज ने अपने घर से निकलते हुए अपनी गाड़ी के सामने देखा था। चुड़ैल के कंधे पर बैठी हुई वो काली बिल्ली अपनी आंखें गोल गोल घुमाती हुई बड़े ही भयानक स्वर में म्याऊं म्याऊं बोल रही थी। चुड़ैल की लाल खून टपकाती आंखें और भयानक चेहरा देख और उस काली बिल्ली की भयानक आवाज सुन के तो नीरज की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और डर से थरथराते हुए टीवी बंद करने के लिए बेड पर पड़ा रिमोट उठाने लगा। लेकिन जैसे ही नीरज ने टीवी बंद करने के लिए रिमोट उठाया कि इतने में टीवी स्क्रीन पर दिख रही वो महाभयंकर चुड़ैल एकदम से हु 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 चिल्लाती हुई सीधे टीवी से निकल के नीरज पर झपट पड़ी। उस चुड़ैल ने नीरज की गर्दन पकड़ ली। उसकी भयंकर हंसी से नीरज के कान सुन्न हो रहे थे। नीरज ने पूरी ताकत लगाकर चुड़ैल को जोर से धक्का दिया तो वो खुद ही उलट के नीचे फर्श पर गिर पड़ा और उसके फर्श पर गिरते ही काली बिल्ली लपक के नीरज के सीने पर सवार हो गई और अपनी लपलपाती जीभ निकाल के नीरज को चाटने लगी। नीरज जोर से चिल्लाया, आ बचाओ बचाओ मुझे। इतने में रूम का दरवाजा खुला और विनोद भागते हुए रूम में आया। उसने जब फर्श पर पड़े और डर से चीखते चिल्लाते नीरज को देखा तो तुरंत नीरज का हाथ पकड़ के उससे जोर से बोला, तू इस तरह से फर्श पर पड़ा हुआ क्यों चीख चिल्ला रहा है? हो क्या गया है तुझे आखिर? विनोद की आवाज सुनते ही नीरज ने अपनी बंद आंखें खोल के इधर उधर देखा, फिर घबराई आवाज में बोला, वो चुड़ैल कहाँ चली गई? अभी अभी टीवी से निकल के वो चुड़ैल और उसकी वो भयंकर बिल्ली मेरा खून चूसने के लिए तड़प रहे थे। देखना तू भी टीवी में। वो चुड़ैल उसी टीवी स्क्रीन से निकल के बाहर आ मुझ पर झपट पड़ी थी। विनोद ने हैरान हो टीवी की ओर देखा तो वहां तो एक बहुत ही मधुर गीत बज रहा था। विनोद ने मन में सोचा कि शायद नीरज पर किसी बात को लेकर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसीलिए फिर विनोद ने नीरज के लिए पीने का पानी लेने के लिए टेबल के पास गया। टेबल पर रखा पानी का जग उठा के विनोद एक ग्लास में पानी ढालने लगा कि तभी अचानक ही टेबल के नीचे से एक भयानक डरावनी चुड़ैल बाहर निकली और लपक के विनोद के ऊपर झपट पड़ी। इस भयानक चुड़ैल के हमले से विनोद बुरी तरह डर के चीखते चिल्लाते हुए अपने बचाव के लिए नीरज को बुलाने लगा। विनोद को चुड़ैल की गिरफ्त में देख नीरज पहले तो एकदम शॉक्ड रह गया, फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और टेबल पर पड़ा पीतल का भारी गुलदस्ता उठा के धड़ से उस चुड़ैल के सिर पर मार दिया। गुलदस्ते की मार से चुड़ैल एकदम लड़खड़ा के थोड़ा पीछे हट गई। तब तक नीरज ने हक्के बक्के खड़े विनोद का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर बिजली की तेजी से कमरे के दरवाजे की ओर भागा। लेकिन ये क्या, दरवाजे के पास तो वही कब्रिस्तान वाली भयानक चुड़ैल अपने बाल बिखरे हुए खड़ी थी। नीरज और विनोद उस भयंकर चुड़ैल को देखते ही चीखने लगे, लेकिन उस चुड़ैल ने अपने पैने नाखूनों वाला हाथ नीरज की ओर बढ़ाया। नीरज फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, विनोद मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से बचा लो मुझे।
नीरज ने चुड़ैल की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर तभी नीरज को कुछ गड़ता हुआ महसूस हुआ अपनी गर्दन पर। उसने चीखते हुए ऊपर देखा तो वही काली बिल्ली अपने भयानक नुकीले दांत उसकी गर्दन पर गड़ाए हुए थी। नीरज ने अपने एक हाथ से उस बिल्ली को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की, पर अफसोस कि बिल्ली ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से नीरज की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ रखा था। एक भयानक चीख के साथ नीरज बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। इतने में विनोद ने किसी तरह अपना जोर लगा के उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ा लिया और तेजी से रूम का दरवाजा खोल के बाहर मोहिनी के रूम की ओर भागा। उस रूम के बाहर पहुंचते ही विनोद ने हैरानी से देखा कि उस रूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन रूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। ये देख विनोद थोड़ा सहम गया। वो घबराते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? मोहिनी ने क्या अपने रूम में जाके दरवाजा बंद नहीं किया था? वो कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने दरवाजे के पास आकर मोहिनी को जोर से आवाज लगाई, मोहिनी, कहाँ हो तुम? क्या तुम रूम के अंदर ही हो? पर विनोद की आवाज सुन के भी रूम में एकदम सन्नाटा छाया रहा। कोई प्रत्युत्तर न मिलते देख फिर विनोद हिम्मत कर अंदर रूम में जाने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रख वहां लगे स्विच बोर्ड का स्विच दबाया तो वहां का दृश्य देख वहीं का वहीं स्टैच्यू बन खड़ा रह गया। अंदर रूम में सीलिंग फैन पकड़े मोहिनी झूला झूल रही थी। उसके बाल चेहरे पर छितराए हुए थे और बड़ी बड़ी लाल आंखें दहकती हुई मानो विनोद को जला देना चाह रही थीं। विनोद को देखते ही मोहिनी इतने भयंकर स्वर में चीखी कि विनोद के होशो हवास गुम हो गए और वो भी अपने होश खो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी देर तक नीरज और विनोद दोनों वहीं बेहोश पड़े रहे। अचानक ही आग की तेज तपिश से वे दोनों बेहोशी में भी तिलमिला उठे और जब अचानक ही उनकी आंखें खुली तो वे दोनों अपने आप को एक बंद गुफा जैसी जगह में पाके बुरी तरह से घबरा उठे। नीरज इधर उधर देखते हुए घबराई आवाज में विनोद से कहा, ये हम लोग इस गुफा के अंदर कैसे आ गए? हम लोग तो उस होटल में थे ना? विनोद भी हैरानी और घबराहट से बोला, हे भगवान, ये कौन सी जगह है और वो भयंकर चुड़ैल कहाँ गई जो हम दोनों का खून चूसने के लिए तड़प रही थी? नीरज अभी कुछ बोलता कि अचानक उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज आई। नीरज चौंक के उस आवाज की दिशा में देखते हुए बोला, कौन है वहां? कौन कराह रहा है? सामने आओ हमारे। विनोद भी एकदम बेचैन होके नीरज का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। जरूर ये उसी चुड़ैल की गुफा होगी, वही हमें होटल से पकड़ के यहां लेकर आई होगी। तभी उस गुफा के एक कोने से दर्द भरी आवाज आई, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, मेरे हाथ पैर पूरी तरह से गल चुके हैं। बहुत भयानक दर्द हो रहा है, इससे तो मुझे मौत आ जाती। नीरज और विनोद किसी तरह हिम्मत जुटा के उस आवाज की तरफ चल पड़े। कुछ कदम चलते ही उन्हें एकदम से तेज सड़ी हुई बदबू सी आई। नीरज और विनोद ने अपने नाक पर हाथ रखा और आगे बढ़े। तभी उनकी नजर कुछ दूर पर बिलबिला रहे कीड़े मकोड़े के झुंड पर गई। दोनों थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहां का नजारा देख उनके मुंह से हौलनाक चीख निकल पड़ी। दरअसल वो कीड़े मकोड़े एक व्यक्ति के जिस्म पर बिलबिला रहे थे। उस व्यक्ति का पूरा शरीर कीड़े मकोड़े से भरा हुआ था और उसके हाथ पैर सब कुछ ये कीड़े खा चुके थे। अब सिर्फ उस व्यक्ति का सिर और धड़ ही शेष बचे थे और जानलेवा दर्द से तड़पता वो व्यक्ति बार बार कराह रहा था। डर और दहशत से नीरज और विनोद की सांसें फूलने लगीं। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे किसी भी पल वो बिलबिलाते कीड़े मकोड़े उनके जिस्म पर भी चढ़ जाएंगे। तभी उस कराहते हुए व्यक्ति ने किसी तरह कहा, तुम दोनों यहां से भाग जाओ, नहीं तो शाम ढलते ही वो भयंकर चुड़ैल अपने ताबूत से निकल के बाहर आ जाएगी और तुम दोनों का खून चूस के तुम्हारे अधमरे शरीर को इन कीड़े मकोड़ों का भोजन बनने के लिए छोड़ देगी। जाओ जल्दी करो, अपनी जान बचा के निकल भागो यहां से। शाम ढलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक बार शाम ढल गई और वो चुड़ैल अपने ताबूत से बाहर निकल गई तो फिर तुम दोनों की भी हालत बिल्कुल मेरी ही जैसी हो जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुन नीरज और विनोद का रोम रोम सिहर उठा।
वो दोनों एकदम हक्के बक्के हो वहीं खड़े खड़े अपने सामने पड़े उस व्यक्ति को देखने लगे, जिसकी चीखें अब धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। शायद वो अपने होशो हवास खोते जा रहा था और अपनी मौत के कगार पर पहुंच रहा था। घबराए विनोद ने फिर अपने होश संभालते हुए उस गुफा में नजर दौड़ाते हुए कहा, नीरज, मुझे तो यहाँ कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ से बाहर निकलें कैसे? नीरज आंसू बहाते हुए बोला, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। अच्छा खासा मैं अपने लिए लड़की देखने जा रहा था, जाने कैसे हम लोग इस भयानक मुसीबत में आ फंसे। विनोद गुस्से से बोला, अब क्यों आंसू बहा रहे हो तुमने ही तो रास्ते में गाड़ी रोक के उस चुड़ैल मोहिनी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी ना। तुम उस चुड़ैल को गाड़ी में बैठाते और ना आज हमारी ये हालत होती। तुम पर ही उस चुड़ैल के रूप का जादू चढ़ गया था, पागल हो गए थे तुम तो उसके पीछे। नीरज अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मेरा क्या दोष? उस चुड़ैल ने अपने जादू से मेरे दिमाग को अपने बस में कर लिया था। अब जो हो गया उसे भूल के यहां से बाहर निकलने की सोचो। मैं इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता। विनोद ने अब अपने आसपास देखा तो उसे सामने ही एक अजीब सी टूटी फूटी सी एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई दिखाई दी। उस मूर्ति को देख विनोद थोड़ा हैरत से बोला, ये अजीब सी मूर्ति यहां पर कैसे? किसकी मूर्ति हो सकती है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिखने में तो थोड़ी थोड़ी उल्लू जैसी लग रही है। नीरज भी हैरानी से आगे बढ़ के आया और उस मूर्ति को नजदीक से देखने लगा, लेकिन तभी जाने कैसे उसका एक हाथ उस मूर्ति के ऊपर पड़ा और उसके हाथ रखते ही वो मूर्ति एकदम से जमीन में धंस गई। नीरज और विनोद दोनों चौंक के पीछे हटे और उस ओर हैरत से देखने लगे जहां जमीन धंस गई थी। जमीन धंसते ही उस जगह पर एक बंद ताबूत रखा हुआ नजर आने लगा। उस ताबूत के ऊपर ढेरों बिच्छू मंडरा रहे थे, जो अपने जहरीले डंक से उस बंद ताबूत पर ही पूरी ताकत से वार करे जा रहे थे। साथ ही उन बिच्छुओं के मुंह से बहुत ही भयंकर सी करकराहट भरी आवाज निकल रही थी। डर के मारे नीरज चिल्लाया, ओह, ये इतने सारे बिच्छू इस ताबूत पर क्यों डंक मार रहे हैं? कहीं ये बिच्छू हमारे पीछे न पड़ जाएं। विनोद भी घबराई आवाज में कहने लगा, तुम इन बिच्छुओं को छोड़ो और उस ताबूत को गौर से देखो। मुझे तो लगता है कि ये वही ताबूत है जिसके बारे में वो बेचारा व्यक्ति कराहते हुए बता रहा था। नीरज अब बुरी तरह से सहमते हुए बोला, तो क्या इस ताबूत में वो भयंकर चुड़ैल बंद है? हे भगवान, तब तो हमें यहां से फौरन दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ताबूत से बाहर निकलते ही वो चुड़ैल हमारा खून पी जाएगी। हम इस गुफा में आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं अब यहां से वापस बचकर जा पाएंगे या नहीं। विनोद तुरंत बोला, तुम क्यों ऐसी हताशा भरी बातें कर रहे हो? हम यहां से जरूर वापस जाएंगे और वो भी सही सलामत। अब नीरज की भी थोड़ी हिम्मत बंध गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इतनी आसानी से अपनी मौत के आगे हार नहीं मारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत से काम लें तो शायद इस गुफा से बाहर निकल सकते हैं। बस एक बार गुफा से निकलने का रास्ता नजर आ जाए। विनोद एकदम बेचैन हो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं न तो कोई खिड़की दरवाजा दिखाई दिया और न ही कोई छोटा सा सुराख तक नजर आया। अचानक ही विनोद की निगाह नीचे पड़े ताबूत की ओर गई और वो ये देख के एकदम शॉक हो गया कि उस ताबूत के बिल्कुल पास ही नीचे की तरफ एक दरार से हल्के उजाले की किरण सी गुफा के अंदर आ रही है। डरते डरते विनोद ने थोड़ा नीचे झुक के देखा तो उसे समझ आ गया कि इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता इसी ताबूत के नीचे से है। लेकिन जब विनोद ने यह बात नीरज को बताई तो वो घबरा के बोला, क्या इस ताबूत के नीचे से रास्ता है यहां से बाहर जाने का? ओह, अब तो हम यहां से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हम इतने सारे बिच्छुओं का मुकाबला नहीं कर सकते और कुछ ही देर में जैसे ही शाम ढल जाएगी कि इस ताबूत के अंदर से वो भयंकर चुड़ैल बाहर निकल आएगी, फिर तो हमारी हर उम्मीद ही उस चुड़ैल के खूनी पंजों के नीचे आकर खत्म हो जाएगी। विनोद ने नीरज को हिम्मत बंधाई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और साथ ही अपनी शर्ट उतार के नीरज को पकड़ा दी। नीरज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि विनोद क्या करने की सोच रहा है। तभी विनोद ने माचिस से एक तीली निकाल के जलाई
और नीरज के हाथ में रखी अपनी शर्ट के एक कोने में आग लगा दी। जल्द ही पूरी शर्ट सुलगने लगी। जैसे ही शर्ट ने आग पकड़ी कि विनोद चिल्लाया, नीरज शर्ट को नीचे रखे उस ताबूत के ऊपर फेंक दे और पीछे हट जा। नीरज ने हड़बड़ा के आग की लपट मारती उस शर्ट को जल्दी से नीचे रखे ताबूत पर फेंक दिया। जलती शर्ट जैसे ही उस ताबूत पर गिरी कि आग की तपिश से बौखला के ताबूत के ऊपर सवार दर्जनों बिच्छू कुलबुलाते हुए तेजी से उस ताबूत के ऊपर से हट के नीचे उस दरार की ओर लपके जिधर से उजाले की हल्की किरण आ रही थी। कुछ ही पलों में सारे बिच्छू उस दरार से निकल के गुफा से बाहर भाग गए। उन बिच्छुओं के गुफा से बाहर जाते ही ताबूत में हल्की सी हलचल सी होने लगी। नीरज चीखते हुए बोला, लगता है वो भयंकर चुड़ैल अब जल्दी ही ताबूत से निकल के बाहर आने वाली है। विनोद भी पहले तो घबरा गया, लेकिन अब सवाल जिंदगी और मौत का था, इसलिए फिर उसने फटाफट नीरज की भी शर्ट उतरवा के उसे माचिस से जला के नीचे ताबूत पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, नीरज, यही एक मौका है हमारे पास। अगर इस वक्त तुम डर गए तो फिर हम इसी गुफा में तड़प तड़प के मर जाएंगे। इसलिए हिम्मत से काम लो और जल्दी से नीचे झुक के मेरे साथ मिलके इस ताबूत को उठा के इधर ऊपर की तरफ रख दो। जब तक इस ताबूत पर आग जल रही है तब तक वो चुड़ैल इस ताबूत से बाहर नहीं निकलेगी। डर के मारे नीरज का बदन थरथरा रहा था, फिर भी अपनी जान बचाने की लालसा में उसने अपने दिल को मजबूत किया और तुरंत नीचे झुक के ताबूत का एक सिरा पकड़ लिया। दूसरा सिरा विनोद ने थामा और फिर पलक झपकते ही उन दोनों ने मिलकर उस ताबूत को उठा के गुफा की सतह पर रख दिया। उसके बाद दोनों तेजी से उस खोखले गड्ढे में नीचे उतरे और जिस दरार से बिच्छू बाहर निकले थे उस दरार को हाथों से खोदते हुए बड़ा करने लगे। जल्दी ही उन्होंने दरार को इतना चौड़ा कर लिया कि वे उसमें से घिसटते हुए बाहर निकल सकें। उन दोनों के हाथ बुरी तरह से छिल गए थे, उनमें से खून रिसने लगा था, पर वे दोनों आखिर घिसटते हुए किसी तरह उस भयानक गुफा से बाहर निकल ही आए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि शाम ढलने में अब भी 10-15 मिनट बाकी हैं। नीरज हांफते हुए बोला, चल विनोद, जल्दी यहां से चल, नहीं तो वो चुड़ैल फिर से हमारे पीछे पड़ जाएगी। विनोद ने मजबूत स्वर में कहा, तू यहीं पर चुपचाप खड़े रहना, मैं बस अभी इस गुफा से आता हूं। जब तक नीरज कुछ कह पाता तब तक तो विनोद दोबारा उस गुफा में चला गया। गुफा में जाते ही विनोद ने लपकते हुए अपनी जेब से माचिस निकाली और फिर उसकी सारी तीलियां जला के उसने उस ताबूत की सूखी लकड़ी के ऊपर फेंक दिया। उस ताबूत पर पहले से ही जलती हुई शर्ट धीरे धीरे सुलगती हुई अब ताबूत को भी सुलगाने लगी थी। इतनी सारी जलती दियासलाइयों ने ताबूत की सूखी लकड़ी को एकदम आग से धधका दिया और देखते ही देखते वो ताबूत आग की लपटों से घिर गया और उसमें से बड़ा ही अजीब तरह का काला धुआं निकलने लगा। काला धुआं निकलते देख विनोद फुर्ती से वापस गुफा से बाहर जाने के लिए उस दरार की ओर लपका, लेकिन उसी समय अचानक ही एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और उस जलते ताबूत का ढक्कन एक झटके में खुल गया। ताबूत के खुलते ही उसके अंदर से भयंकर चुड़ैल बाहर निकली। उसका भयानक रूप इस वक्त और भी विकराल हो गया था। आग की लपटों में घिरी वो बहुत बुरी तरह से चीखती चिल्लाती हुई छटपटा रही थी। विनोद पहले तो इस भयानक दृश्य को देख एकदम शॉक्ड हो गया, उसके कुदम वहीं के वहीं जम गए। तभी अचानक गुफा के बाहर खड़ा नीरज लपक के अंदर आया और स्टैच्यू बने विनोद को अपने साथ पकड़ के तेजी से अपने साथ खींचते हुए चंद सेकंड में उसे गुफा से बाहर ले आया। जैसे ही वे दोनों उस गुफा से बाहर पहुंचे कि अचानक ही धड़धड़ा के जोर से गिर पड़ी और पूरी गुफा एकदम से धराशायी होकर मिट्टी में मिल गई। उस गुफा के धराशायी होते ही मिट्टी में सैकड़ों कीड़े मकोड़े बिलबिलाते हुए यहाँ वहाँ घूमने लगे। उन्हें देखते ही नीरज ने फिर विनोद का हाथ थामा और बिजली की तेजी से वहां से दूर भागने लगा। अब तक शाम ढल चुकी थी और दिन का उजाला अब रात के अंधेरे में तब्दील होने लगा था। थोड़ी दूर भागते रहने के बाद अचानक ही विनोद और नीरज के क्यूदम रुक गए। वे दोनों बड़ी हैरानी से सामने की ओर देखने लगे, जहां कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस सुनसान वीराने में खड़ी अपनी गाड़ी को देख
हैरत में पड़े विनोद और नीरज की बोलती ही बंद हो गई। फिर नीरज किसी तरह बोला, हमने तो ये गाड़ी उस होटल के सामने खड़ी की थी ना, तो फिर वो यहां इस सुनसान जगह पर कैसे चली आई? विनोद सोचते हुए घबराई आवाज में बोला, मैं सब समझ गया यार, वो दरअसल कोई होटल नहीं था, बल्कि ये सब उसी भयंकर चुड़ैल का माया जाल था। उसने ही हम दोनों के दिलो दिमाग को ऐसे अपने कब्जे में कर लिया था कि हमें इस सुनसान जगह पर होटल नजर आने लगा था। नीरज ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास पहुंच के धीरे से दरवाजा खोला। इतने में विनोद जोर से चिल्लाया, यार नीरज, जल्दी से गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर, हमारे पीछे चमगादड़ों का झुंड पड़ा है, वो हम तक पहुंचे। इससे पहले हमें गाड़ी में बैठ के यहां से दूर चले जाना होगा, नहीं तो पता नहीं हम फिर किसी और नई मुसीबत में फंस जाएंगे। नीरज ने हामी भरी और तुरंत गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब तक विनोद भी उसकी बगल में बैठ गया और फिर अगले ही पल उनकी गाड़ी वहां से तेजी से भागने लगी। उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चमगादड़ों की फौज भी उड़ते हुए चली आ रही थी। नीरज ने अब गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाई और जल्दी ही उनकी गाड़ी मेन हाईवे के पास आ पहुंची। वहां पहुंचते ही उनके पीछे चला आ रहा चमगादड़ों का झुंड अब जाने कहां गायब हो गया। विनोद और नीरज ने सुकून की सांस ली और फिर थोड़ा आगे जाके एक जगह गाड़ी रोक के थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी वहां उन्हें किसी गाड़ी के पास के आने की आहट सुनाई दी, तो वे दोनों चौंक के उधर देखने लगे। एक बेहद कमजोर सा आदमी अपनी लाठी टेकता हुआ उनकी गाड़ी के पास आके खड़ा हुआ, तो नीरज ने खिड़की का कांच नीचे करके उससे पूछा, यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं आप? अगर कहीं जाना हो तो मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। कमजोर आदमी ने सहमी आवाज में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है बेटा, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, इस जगह से फौरन दूर चले जाओ। ये इलाका बहुत खतरनाक है। यहाँ पर जो भी मुसाफिर आते जाते हैं उनको इस इलाके में रहने वाली भयंकर चुड़ैल किसी तरह छल से अपनी गुफा में ले जाती है और फिर उनका खून चूस के धीरे धीरे उन्हें तड़पा के मारती है। विनोद हैरत से बोला, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको चुड़ैल का कोई डर नहीं है? कमजोर आदमी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या डर लगेगा? मुझे तो 5 बरस पहले ही वो चुड़ैल खून चूस के मार चुकी है। मैं तो मर गया, पर अब कोशिश करता हूं कि कोई और उस चुड़ैल की गिरफ्त में ना आ पाए। जाओ, अब जल्दी जाओ, नहीं तो किसी भी पल वो चुड़ैल और उसकी साथी वो काली बिल्ली यहां आ जाएंगी। फिर तुम दोनों नहीं बच पाओगे उसके हाथों से, मार डालेगी वो तुम्हें। नीरज अब बोला, फिक्र मत कीजिए, अब वो चुड़ैल किसी को नहीं मार सकेगी, क्योंकि जिस ताबूत में वो बंद थी उस ताबूत को हमने जला दिया है। नीरज की बात सुनते ही वो आदमी एकदम खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने हाथ की लाठी एक तरफ फेंकते हुए कहा, वो दुष्ट चुड़ैल दरअसल मेरी ही बीवी थी। शादी के बाद मुझे जल्दी ही पता चल गया था कि वो काली ताकतों की पूजा करती है और तरह तरह के तंत्र मंत्र करती है, जिससे उसे ढेर सारी सिद्धियां मिल जाएं। लेकिन एक रात जब वो एक महाशक्तिशाली तंत्र की साधना कर रही थी, तो अचानक ही उस तंत्र का प्रभाव उलट के मेरी बीवी को ही लग गया और वो औरत से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद सबसे पहले उसने मेरा खून चूसा और मुझे मार के इसी जगह की जमीन में दफन कर दिया। फिर मैं तड़पती रूह बन के उससे बदला लेने और उसे मारने की योजना बनाने लगा। ऐसे ही एक अमावस की रात को मैंने बड़ी चालाकी से एक प्रेत के साथ मिलकर उसे किसी तरह एक लकड़ी के ताबूत में बंद किया और एक गुफा में ले जाकर रख दिया। लेकिन वो चुड़ैल फिर भी हर रात उस ताबूत से बाहर निकल आती थी और किसी न किसी युवक को अपने जाल में फंसा के उनका खून चूस लेती थी। जैसे ही वो 100 युवकों का खून चूस लेती, फिर इतनी शक्तिशाली हो जाती कि उसे न तो फिर ताबूत में बंद किया जा सकता था और न ही मारा जा सकता था। तुम दोनों ने आज उस चुड़ैल का खात्मा करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब तुम दोनों जाओ यहां से जल्दी और फिर कभी भी रात को इधर से मत गुजरना। विनोद और नीरज ने हामी भरी और देखते ही देखते वो आदमी हवा में ही गायब हो गया। नीरज और विनोद फिर सारी रात गाड़ी चलाते रहे।
और सुबह सवेरे ही अपने घर पहुंच आए। जब वे दोनों गाड़ी से नीचे उतरे तो उनकी हालत देख पहले तो उनके परिवार वाले एकदम घबरा गए। फिर जब विनोद ने सारी आपबीती उन्हें सुनाई तो मां भावुक हो बोली, आज तो देवी मैया ने ही मेरे बच्चों की रक्षा की है। तुम दोनों के जाते ही मैंने देवी मां के चरणों में घी के 21 दीपक जला के रखे थे और तब से ही तुम्हारी सलामती के लिए उपवास रखा हुआ है। नैना भी अपने भाई को सही सलामत लौटा देख बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने सोच समझ के ऐश्वर्या और उसके मम्मी पापा को ही यहां आने के लिए कॉल कर दिया। नीरज अपने रूम में जाके बेड पर लेटा तो उसका दिमाग बहुत भारी भारी लग रहा था। वो भयंकर चुड़ैल और उसकी खौफनाक हरकतें अब भी नीरज को याद आ रही थीं। ये सारी भयंकर यादें अब शायद उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाली थीं। तो साथियों, ये थी हमारे रिश्तेदार की उसकी खुद की बहुत ही भयानक आपबीती। हालांकि इस घटना को काफी समय हो चुका है और आज तो करीब करीब वो उस हादसे को भुला भी चुका है और ऐश्वर्या से उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन जब भी वो अपनी शादी को याद करता है, ऐश्वर्या से अपनी पहली मुलाकात को याद करता है, तो उसे ये खौफनाक हादसा भी याद आ ही जाता है। और भला ऐसे भयानक हादसे को बुलाया भी कैसे जा सकता है जब इंसान अपनी मौत से पीछा छुड़ाकर एक नया जीवन पाता है। तो देखो, जानने की बात तो यही है कि अक्सर रात के समय में हम सभी का आना जाना रहता है और ऐसी ही भटकती आत्माएं अक्सर सड़कों पर होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सड़क पर आत्माओं का भटकाव रहता है। कहीं इस चक्कर में आप कुछ ऐसा ना कर जाएं कि किसी की मदद ही ना कर पाए। कहीं कोई वास्तव में कोई बाइक सवार हो जो एक्सीडेंट हो गया हो और वो सड़क पर बेहोश पड़ा हो, या किसी का कार का कोई एक्सीडेंट हो गया हो और वो मदद के लिए सड़कों पर हाथाजोड़ी कर रहा हो, और कहीं आप उसको चुड़ैल या भूत समझकर उनकी मदद ही ना करें, तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा आपके साथ भी तो हो सकता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही आपकी कोई मदद करेगा। आत्मा, भूत, चुड़ैल, ये सभी चीजें अपनी जगह होती हैं और तुम्हें ऐसा कोई छलावा मिलेगा तो उसका एक अलग ही एहसास तुम्हारे अंदर आएगा और वहीं से तुम उस चीज को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर वास्तव में अगर किसी को जरूर हेल्प की जरूरत है तो आप दिल से उसकी हेल्प जरूर करना। भूत चुड़ैल समझकर उसको सड़क पर मरने के लिए मत छोड़ देना। तो चलिए, अब मैं यहीं पर विदा लेता हूं और जो भी साथी आखिर तक इस स्टोरी को सुन रहे हैं वो कमेंट में कुछ बैकेटी जरूर कर दें। अब पिछले कुछ दोस्तों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने कमेंट कर करके टहलका मचा रखा है। सुधा पांडे, गुजरात; देवेंद्र सिंह, जबलपुर; रेशमा खान, नेहा मलिक, सोनीपत; राज, जयपुर; अवनीत, जालंधर; निकिता, भिलाई; अपर्णा, मुंबई; यास्मीन, यूएसए; समीर, निषाद। सभी साथियों का धन्यवाद। देखते हैं अगली स्टोरी आपके लिए कौन सी आती है।